सब ड्रग्स है। हाँ, सब शुरू। कॉमन ड्रग्स जो अपन यूज करते हैं, आप डोज पढ़ेंगे उनके, और कोई बीमारी है उसमें अपन उसका डोज का थोड़ा अल्टरेशन क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स में आते हैं। एंटीबायोटिक्स कॉमनली अपन यूज करते हैं कौन सी डोज, पहला है सेफ्ट्राइजोन। सेफ्ट्राइजोन है, इसका नाम अलग से आते हैं, मोनोसेस, ओफ्रामेक्स, जो कॉमन नाम है। अब इसके आते हैं डोज में, इसका कॉमन जो एडल्ट डोज है, एडल्ट डोज होता है वो होता है 1 ग्राम आईवी बीडी इन 100 ml। ये कॉमन डोज है इसका सेफ्ट्राइजोन का। अब सेफ्ट्राइजोन का ये है सिर्फ जो माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन होता है उसमें। अगर आप जानते हैं सीवियर एंटेरिक फीवर है, या फिर मेनिंजाइटिस है, या फिर सीवियर सेप्सिस है, इन 3 कंडीशन में इसका डोज डबल हो जाता है, 2 ग्राम आईवी बीडी बीटी। हाँ इन 100 ml। ये इसका मैक्सिमम डोज है 2 ग्राम आईवी बीडी। 2 ग्राम से 1 ग्राम भी अपन को अवेयरनेस में ही देना चाहिए डायरेक्ट। हमने कहा ना सेफेलोस्पोरिन ग्रुप है, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप को हमेशा 100 ml देना चाहिए, क्योंकि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप हमेशा एलर्जिक, सेफेलोस्पोरिन में ये बीटा लैक्टम ग्रुप है। बीटा लैक्टम ग्रुप जो है कि ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन करा सकते हैं, कई बार पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है इसमें, तो उसको बचने के लिए ये सेफ स्टाइल है कि इसको अगर बीटा लैक्टम कोई भी अपन ड्रग यूज कर रहे हो तो 100 ml पे ही यूज करो। सीवियर सेप्सिस है, मेनिंजाइटिस है, या फिर एंटेरिक फीवर है ना, इस कंडीशन में उसको 2 ग्राम आईवी बीडी देते हैं। अब इसका डोज अल्टरेशन है, किसी भी कंडीशन हो, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो हेपेटिक डिसीज हो, चाहे वो किडनी डिसीज हो, तीनों डिसीज में इसका डोज का कोई अल्टरेशन नहीं होता है, तो ये सबसे सेफ है डोज में अल्टरेशन में। सिर्फ सिंपल सा डोज है इसका 1 ग्राम बीडी दे दो अगर उसको माइल्ड टू मॉडरेट सेप्सिस है, और अगर उसको कोई सीवियर सेप्सिस है, मेनिंजाइटिस है, या फिर एंटेरिक फीवर है सीवियर, तो 2 ग्राम आईवी बीडी लगेगा वो। सर इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते? डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन अपन सेफ साइड चलते हैं। हमने अभी तो होता है ये बीटा लैक्टम ग्रुप की एंटीबायोटिक्स है, बीटा लैक्टम ग्रुप की एंटीबायोटिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन पैदा करते हैं, जैसे पेनिसिलिन है ना, पेनिसिलिन को अपन टेस्ट डोज करके देते हैं, ये भी उसी ग्रुप की आती है, लेकिन थोड़ी सी सेफ है, बट इतनी सेफ भी नहीं है, कई बार सेफलोस्पोरिन से भी रिएक्शन हो सकती देखी गई है। सर सिटेक्स भी बोल सकते हैं ना इसको? सिटेक्स, हाँ सेफ्ट्राइजोन को वही बोलते हैं सिटेक्स। तो गवर्नमेंट में तो सिटेक्स नाम से बोलते हैं, प्राइवेट में अपन को उनका ब्रांड नेम है ना वो आता है, वो मोनोस्टेपियो होता है। सिफ्राइन में भी बोलते हैं हम उसे। इसके आप किसके बाद आते हैं, हाँ। अमॉक्सिक्लेविन एसिड। अमॉक्सिक्लेव कॉमन नेम अपना होता है ऑगमेंटिन। इसका डोज आईवी का होता है, ओरल का डोज अलग था, आईवी का डोज होता है 1 ग्राम 1.2 ग्राम आईवी बीडी इन 100 ml। ये बीडी डोज है, ये माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन में होता है। कॉमन डोज इसका फिर आईवी टीडीएस ही होता है, इसको यूजुअली टीआईडी यूज कर देते हैं, लेकिन अगर मॉडरेट इन्फेक्शन है तब तक है, अगर कुछ ज्यादा इन्फेक्शन लग रहा है तो उसको टीआईडी दे सकते हैं। ठीक है, 1.2 ग्राम सेम रहेगा। इसका जो स्पेक्ट्रम है ऑगमेंटिन का लगभग लगभग उसी ग्रुप का है, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के जैसे ही है ना। ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इसलिए अपन 100 ml इसमें दे रहे हैं। अब आते हैं पेप्रासिन टैज़ोवेक्टम। पेप्रासिन टैज़ोवेक्टम इसका डोज है, ये भी जो है बीटा लैक्टम ग्रुप है, बीटा लैक्टम ग्रुप है तो इसको 100 ml इसमें देना है। अब इसको ये माइल्ड फीवर में तो देते भी नहीं है, ज्यादातर जब पेशेंट को सेप्सिस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, मॉडरेट टू सीवियर में देते हैं, मॉडरेट टू सीवियर सेप्सिस। ऑपरेटिव वो प्री और पोस्ट ऑफ जब भी सेप्सिस की कंडीशन है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कोई भी टाइप की सेप्सिस में अपन दे सकते हैं। ये ब्रेन को इंट्राक्रेनियल जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं करती, इसलिए इसको मेनिंजाइटिस या फिर इंट्राक्रेनियल कोई इन्फेक्शन है उसमें नहीं देते हैं, ये सिर्फ उसमें अपन सेफ्ट्राइजोन देते हैं। तो मॉडरेट टू सीवियर है, कॉमन डोज है इसका 4.5 ग्राम आईवी टीडीएस इन 100 ml।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड डोज है इसका, ये इसका कोई ऐसे कोई सीरियल बढ़ा या फिर कम ज्यादा डोज नहीं होता है, ये सेम डोज है 4.5 ग्राम आईवी टीडीएस दिया जाएगा। अब इसका डोज अल्टरेशन करना पड़ता है किडनी डिजीज में। अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल अगर मोर देन 2 जा रहा है, ठीक है, क्रिएटिनिन लेवल मोर देन 2 है तो इसका डोज जस्ट इसका हाफ आ जाता है, 2.25 ग्राम आईवी टीडीएस या फिर इसको 4.5 ग्राम आईवी बीडी कर सकते हैं। ये दो डोज, क्योंकि ये इसका एक्सक्रीशन किडनी से होता है, अगर किडनी की कोई डिसीज होगी तो उसका डोज अपन को कम करना पड़ेगा। कम बहुत ज्यादा नहीं करना, या तो उसका 2.25 ग्राम का इसका आता है एंफ्यूल, वो लगा दो उसको टीडीएस 100 ml में, या फिर 4.5 ग्राम कोई बीडी में कर दो, ठीक है। ये पेपरसिन है एजोवेक्टम के लिए हो गया। अब आते हैं इंजेक्शन अमीकासिन। इसको 3 टाइप से डोज दे देते हैं अपन। इसका डोज डायरेक्टली देते हैं 500 मिलीग्राम आईवी या आईएम, इसको दोनों रूट से दे सकते हैं, आईवी और आईएम दोनों दे सकते हैं। आईवी ओडी देते हैं या फिर 1 ग्राम आईवी ओडी या फिर 500 मिलीग्राम आईवी बीडी। इसका मैक्सिमम डोज 500 बीडी या फिर 1 ग्राम है। 1 ग्राम एक दिन में देना है, या तो 500 मिलीग्राम बीडी दे दो या 1 ग्राम ओडी दे दो या फिर 500 मिलीग्राम ओडी दो। अगर कुछ माइल्ड इन्फेक्शन है, माइल्ड इन्फेक्शन यूजुअली ये ग्राम नेगेटिव कवरेज करता है, तो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन किस में होता है, नीचे के पार्ट में, यूटीआई हो गया, कोलाइटिस हो गया, एंटेराइटिस हो गया, ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं, या फिर कोई सेप्सिस हो गया, ये ग्राम नेगेटिव के अलावा स्टेफ ऑरियस, स्टेफ ऑरियस जो है ये ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन इसका सिर्फ स्टेफ ऑरियस में कवरेज अच्छा है, ग्राम नेगेटिव के अलावा। ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ स्टेफ ऑरियस में कवरेज अच्छा है। जो कॉमन जो बॉयल्स होते हैं, फोड़े कुंसी होते हैं ना, ये स्टेफ ऑरियस से होते हैं, तो स्टेफ ऑरियस में इसका अच्छा कवरेज है। तो ऐसे इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज बनाने के लिए भी देते हैं। किसी मतलब कोई अपन को ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक चल रही है, उसको अपन को ऐड करना है, ऐड करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है अमीकासिन। तो इसका माइल्ड इन्फेक्शन है, अगर कोई बॉयल है, नॉर्मल प्लेन एंटेराइटिस है, प्लेन माइल्ड यूटीआई है, तो उसको 500 मिलीग्राम आईवी या आईएम ओडी देंगे। इसको डायरेक्टली देते हैं, 100 ml इसमें लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मॉडरेट इन्फेक्शन है या फिर सीवियर इन्फेक्शन है, तब इस कंडीशन में 500 मिलीग्राम बीडी देंगे या फिर 1 ग्राम आईवी ओडी देंगे। वो डिपेंड करता है कैसे देना है। जैसे आईएम रूट देना है किसी को, तो आईएम अपन प्रेफर करेंगे कि ओडी में दे दें, बीडी ना दें, या फिर 500 बीडी दे सकते हो गेन फ्रंट वाला है तो। अब इसका डोज अल्टरेशन होता है, कोई भी रीनल डिसीज है इसको, तो ये रीनल डिसीज में कंट्राइंडिकेटेड है। रीनल इवन क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा सा भी बढ़ा है, 1.5 भी हो गया है, तो ये कंट्राइंडिकेटेड है। ऑलमोस्ट 1.5 अपन उसको कट ऑफ मान लेते हैं। यूरिया लेवल थोड़ा सा बढ़ता है तो दिक्कत नहीं है, यूरिया लेवल 40 to 50 पहुंच गया तो दिक्कत नहीं है। अगर क्रिएटिनिन 1.5 पहुंच गया तो फिर नहीं देना उसको, कंट्राइंडिकेटेड ही है। इसका कोई डोज अल्टरेशन नहीं है, कंट्राइंडिकेटेड ही है। लेवल देने से पहले करना जरूरी है, देते ही अपन किसी भी इसको क्रिएटिनिन, किसी भी पेशेंट को अमीकासिन देने से पहले उसको क्रिएटिनिन लेवल कराते हैं। अनटिल अनलेस अपन को अपन श्योर ही है कि उसका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल ही होगा। मतलब कि जैसे पेशेंट है नॉर्मल कोलाइटिस है, उसको लूज मोशन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, सिर्फ कोलाइटिस हो रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि उसको लूज मोशन हुई नहीं है और कोई उसका सेप्सिस के साइन नहीं मिल रहा है, तो अपन को लग रहा है कि यूरिन आउटपुट ठीक है, तो उसका यूरिक क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल ही होगा। यूटीआई हुआ तो सर उसको तो यूटीआई कराते हैं सबका क्रिएटिनिन लेवल। यूटीआई का अपन को पता नहीं ना, यूटीआई लोअर यूटीआई है कि अपर यूटीआई है। अपर यूटीआई में क्रिएटिनिन लेवल अल्टर हो जाता है, तो जितने भी यूटीआई हैं सबका अपन क्रिएटिनिन लेवल कराते हैं, उसके बाद ही देते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, एकेआई कर देगा ये। हाँ, ये बढ़ा देगा। अगर ये क्रिएटिनिन लेवल 1.5 या ये दोगे तो उसको और डैमेज कर देगा किडनी को। लिवर डिसीज में सेफ है, ठीक। तो अपने सेफ्ट्राइजन हो गई, ऑगमेंटिन हो गया, पेपरसिन टैजोवेक्टम हो गया, अमीकासिन हो गया। अब आते हैं मेट्रोजिल पे। मेट्रोजिल बिजली एनारोबिक कवरेज के लिए होती है। एनारोबिक इन्फेक्शन कब होता है, एज अपन या तो इसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज करना है, किसी भी अपन को ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दवाई चली रही है, अपन उसको कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज करना है, पेशेंट को सीवियर सेप्सिस है, हमें लगता है कि सब कवरेज दे दें, तो अपन उसको मेट्रोजिल ऐड कर देते हैं। या फिर उसको ज्यादातर गट इन्फेक्शन जो होते हैं ना, गट इन्फेक्शन जो है एनारोबिक बैक्टीरिया से होते हैं, तो उसको मेट्रोजिल दे देते हैं। इसका स्टैंडर्ड डोज है 100 मिलीग्राम आईवी इन्फ्यूजन में होता है, 100 ml की बोतल आती है इसकी, टीडीएस में देते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डोज है, कोई किसी भी रीनल डिसीज या फिर किडनी डिसीज में अल्टरेशन की जरूरत नहीं है। ये मेडिसिन
प्रेगनेंसी हमने बताया था, प्रेगनेंसी की यूजली अपन को शुरुआत में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेफ है। तो कैटेगरी सी में आती है। अमीका सर, अमीका सिंह तो बताया कैटेगरी डी प्रेगनेंसी की, पहले हमने पढ़ाया था। कैटेगरी डी पढ़ाया था हमने पहले। अब आते हैं अपन काय में, क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन ये मेट्रोजिल की तरह ही है, मेट्रोजिल की तरह एनारोबिक कवरेज देती है ये। इसको भी ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज देने के लिए अपन यूज करते हैं। ये भी ज्यादातर अपन को कोई सीवियर सेप्सिस है ना, सीवियर सेप्सिस है, किसी पेशेंट को इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन है, इंट्राक्रेनियल सीवियर सेप्सिस है, तब उसको अपन ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज देने के लिए करते हैं। यूजुअली इसका जो कवरेज होता है ग्राम पॉजिटिव प्लस एनारोबिक होता है। इसका डोज होता है 600 मिलीग्राम आईवी इन 100 ml NS BD, ये स्टैंडर्ड डोज है। इसका भी किसी भी प्रेगनेंसी या फिर रीनल डिसीज या फिर किडनी डिसीज में कोई अल्टरेशन की जरूरत नहीं होती, सब में दे सकते हैं। ये तो ऑलमोस्ट उनको इसके अलावा लीवोफ्लॉक्स है, लीवोफ्लॉक्सासिन का जो है इन्फ्यूजन में आता है, 100 ml की बोतल आती है, 100 ml की बोतल आती है, 500 मिलीग्राम होता है उसमें। 500 मिलीग्राम आईवी देते हैं इन्फ्यूजन में, ओडी में। अब ये जो है कई बार पेशेंट को सीवियर सेप्सिस होती है, सीवियर सेप्सिस में इसको अपन बीडी भी यूज कर सकते हैं। और किडनी डिसीज है, क्रिएटिनिन लेवल मोर देन 2 है, तो इसका डोज अल्टरनेट डे हो जाता है, अल्टरनेट डे देना है इसको, ठीक है। तो सीवियर सेप्सिस में अपन बीडी भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मली जो है ओडी यूज करते हैं एडल्ट डोज में। प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है लीवोफ्लॉक्सासिन, प्रेगनेंसी में देना है। लिवर डिसीज में दे सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन आईवी बहुत कॉमनली यूज नहीं होती है। डॉक्सीसाइक्लिन 100 ml इसका 100 मिलीग्राम आईवी इन्फ्यूजन में देते हैं इसको, 100 ml NS में बीडी में कॉमन डोज है। कॉमनली बहुत अपन यूज करते नहीं है, तो उसका ज्यादा पढ़ने का काम नहीं है। प्रेगनेंसी में नहीं देते, कंट्राइंडिकेटेड है। मेरोपेनम भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एक अकेली एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये पूरा ग्राम नेगेटिव और थोड़ा बहुत ग्राम पॉजिटिव कवरेज दे देती है। इसका कॉमन डोज है 1 ग्राम। मीरोपेनम भी बीटा लैक्टम ग्रुप में आएगी, तो उसको 100 ml NS कर देंगे, 100 ml NS IV TDS, ये स्टैंडर्ड डोज है TDS। लेकिन अगर कहीं बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है तब अपन उसको बीडी भी दे देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डोज तो TDS ही है। प्रेगनेंसी में सेफ है, प्रेगनेंसी में दे सकते हैं इसको। किडनी डिसीज में इसका डोज कम करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 500 मिलीग्राम इन 100 ml NS TDS, आधा करना पड़ता है। इसके लिए देने के पहला एक लोडिंग डोज देना पड़ता है इसको, मेरोपेनम देने के लिए। तो इसको 2 ग्राम का एक लोडिंग डोज देते हैं, 2 ग्राम स्टेट में देते हैं, उसके बाद फिर 1 ग्राम TDS कर देते हैं। इसमें भी 1 ग्राम स्टेट फिर 500 मिलीग्राम TDS दे देंगे। हमेशा इसको इन्फ्यूजन में देंगे 100 ml NS में। इसका किडनी का तो बता दिया, लिवर में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी में सेफ ही है। मेरोपेनम हो गया, और इसके अलावा टेकोप्लेनिन, मेरोपेनम भी हाई है। टेकोप्लेनिन है, ये मेरोपेनम के साथ में कवरेज में देते हैं जब बहुत ज्यादा सीवियर सेप्सिस है, पेशेंट आईसीयू में है, सीवियर इन्फेक्शन में है, तब मेरोपेनम मेनली ग्राम नेगेटिव कवरेज देती है। ये जो है टेकोप्लेनिन ग्राम पॉजिटिव कवरेज देता है। अपन मेरोपेनम, टेकोप्लेनिन और क्लिंडामाइसिन ये 3 अगर देते हैं ना, तो ये सीवियर सेप्सिस को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। चाहे वो ऊपर ग्राम पॉजिटिव कवरेज है तो टेकोप्लेनिन, ग्राम नेगेटिव कवरेज होना है तो मेरोपेनम, एनारोबिक कवरेज होना है तो क्लिंडामाइसिन। ये एक स्टैंडर्ड डोज है। कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उसको कवरेज देते हैं। इसका डोज होता है 400 मिलीग्राम इन्फ्यूजन में ही आता है, इन्फ्यूजन 500 मिलीग्राम इन्फ्यूजन में दे दो NS में, OD में। अगर कोई किडनी डिसीज है तो इसका डोज अल्टरेशन करना पड़ेगा, 200 मिलीग्राम OD का हो जाएगा इसका, 1 यूनिट NS OD। ठीक है, किडनी डिसीज में डोज अल्टरेशन हो जाएगा। प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कुछ आइडिया है नहीं इसका, और देख के वो तो उसी टाइम पे देख लेंगे अगर प्रेगनेंसी में है तो।
कोई भी ड्रग्स पता नहीं है तो फटाफट आप ये ड्रग्स का नाम लिखो, तो उसमें प्रेगनेंसी कैटेगरी लिखो तो कैटेगरी की पता आई जाएगी। कैटेगरी सी तक है तब तक अपन सेफली दे सकते हैं, कैटेगरी डी नहीं देना है अपन को। सी ऐसा है कि सी अपन ने पहले ही बताया था, अगर सी में है तो आप देख लो बेनिफिट उसका मिल रहा है, थोड़ा बहुत भी बेनिफिट मिलता है उसको दे दो। सी में भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है शॉर्ट टर्म यूज में, तो सी वाले को अपन को लॉन्ग टर्म यूज में नहीं करना है। टाइकोप्लेनिक हो गया, मेरोपेनम हो गया। इसके अलावा फिर और हायर एंटीबायोटिक्स में आ गया, टाइकोप्लेनिक के बाद कार्बोपेनम आ जाता है। कार्बोपेनम का डोज फिर उसी टाइम पे अपन को देखना पड़ता है, एग्जैक्टली अपन ने बहुत ज्यादा दिया नहीं है तो उसका डोज पता नहीं है। कोविड के समय चल रहा है सर बहुत हायर एंटीबायोटिक, वो ये सब आईसीयू में है ना, इसी के बाद है 2-3 टाइकोप्लेनिक के बाद कार्बोपेनम आ जाता है और मेरोपेनम के बाद भी आगे के एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं। अपने यहाँ तो इतना नहीं यूज होता है, मेरोपेनम और टाइकोप्लेनिक तक ही रखते हैं अपन। वो एंटी फ्लू का फ्लू, हाँ फ्लू का नाम सुना, हाँ आ गया, याद आ गया। वो कॉमनली ठीक है, ये कई लोगों को देते हैं जो सीवियर 200 mg का वो इन्फ्यूजन आता है सर बना जो सीवियर सेप्सिस वाले पेशेंट हैं, जो आईसीयू में एडमिट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं और अपन को लग रहा है हाई डोज स्टेरॉइड भी अपन दे रहे हैं, उन लोगों को प्रोफाइलैक्टिकली भी दे सकते हैं अपन फ्लूकोनाजोल इन्फ्यूजन। लेकिन सबसे अच्छा है एम्फोटेरिसिन। ये लगाया सर हमने, फॉरकेन नाम से आता सर। हाँ फॉरकेन याद है ये, लेकिन ये तो प्रोफाइलैक्टिक में यूज करते हैं अपन। मेन एम्फोटेरिसिन भी है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग है। कोई भी एंटीफंगल एजेंट होगा ये इससे कवरेज में एम्फोटेरिसिन भी हो जाता है। इसका लाइपोसोमल एक वेरिएंट और आता है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी। इसका कॉस्ट बहुत होता है, ये जैसे 500 रुपए का है तो ये 5000 का है। तो ये जब कोविड हुआ था तो म्यूकोरमाइकोसिस भी यही हो रहा था यूज, इसका ऑलमोस्ट 4 से 5 एमक्यू लगते थे रोज, तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। उसका एम्फोटेरिसिन का सिरप भी आता था 5-5 हजार। किडनी डिजीज में इसका डोज अल्टरेशन करना पड़ता है, प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है। और आते हैं एंटीवायरल में एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर का कॉमन डोज होता है 500 मिलीग्राम इन 1 यूनिट NS IV ओवर 3 to 4 आवर TDS। ठीक है, मतलब दिन में 3 बार देना है। एक 100 ml के एक 500 ml यूनिट में एक एम्पूल डालना है, उसको 3 से 4 घंटे तक चलाना है। ये TDS इसका स्टैंडर्ड डोज है, कोई डोज अल्टरेशन की जरूरत नहीं है किसी चीज में। प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, रीनल और हेपेटिक डिसीज में भी दे सकते हैं। ये जब ये कब यूज करते हैं, जब सीवियर वायरल इन्फेक्शन हो किसी भी चीज का अपन को, या तो इंट्राक्रेनियल अपन एंसेफेलाइटिस सस्पेक्ट करना है, वायरल एंसेफेलाइटिस पेशेंट को, या फिर सीवियर इंट्राक्रेनियल हर्पीज हो गया है पेशेंट को, एक्सटेंसिव हर्पीज हो गया है, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, एक्सटेंसिव हो गया उसको, बिल्कुल 2 दिन में पूरा शरीर ही उसका धब्बे से भर गया, तो फिर पेशेंट को अपन एंटीवायरल इंजेक्टेबल दे देते हैं। ऐसे बहुत कॉमनली यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, इतना सीवियर ऐसे एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीवायरल हो गया, एंटीफंगल हो गया। पेंटोप्राजोल का डोज आपको पता ही है। पेंटोप्राजोल इसका कोई डोज नहीं होता है, अगर मैक्सिमम भी जा सकते हैं 40 मिलीग्राम है, या तो आईवी स्टेट दे दो, या फिर 40 मिलीग्राम और पेशेंट को ज्यादा अपन गैस्ट्राइटिस हो रही तो बीडी दे दो, या फिर इसको 2 से 3 एमप्यूल इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं 100 ml इसमें डाल के। 5 तक दिया, मतलब उसका कोई इसका कोई एग्जैक्ट डोज नहीं है जिसका दे सकते हैं, बाकी ऐसा कोई एग्जैक्ट डोज इसका नहीं पड़ रहा, वो है कुछ होता नहीं है, मतलब कॉन्सिक्वेंस कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है इसका पेंटोप्राजोल का। फिर आते हैं ऑन्डेसेट्रॉन। ऑन्डेसेट्रॉन का 1 एम्प्यूल IV TDS, ये मैक्सिमम डोज है, TDS से ज्यादा का कोई रोल नहीं है इसका, TDS तक मैक्सिमम डोज है। फिर आते हैं पेरिनोम, मेटाक्लोप्रामाइड। पेरिनोम का भी यही डोज है 1 एम्प्यूल IV TDS, ये मैक्सिमम डोज है। फिर आते हैं इंजेक्शन डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन का डोज है 1 एम्प्यूल IV या IM। कई डेरिफाइलिन का एम्प्यूल देखना पड़ता है, कुछ एम्प्यूल IV आते हैं, कुछ IM आते हैं कहीं कहीं पे, तो उसके पहले एम्प्यूल में देख लो क्या लिखा है। सर हर मेडिसिन का देखना पड़ता प्रैक्टिस में ये। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड है कि IV आते ही आते हैं। ये डेरिफाइलिन का कुछ कंफ्यूजन है, कहीं कुछ हमारे गवर्नमेंट में कुछ एम्प्यूल आते थे वो IM लिखा रहता था, IM यूज ओनली, कुछ में लिखा रहता था IV यूज ओनली, कुछ में लिखा था बोथ। तो उसके पहले आप बॉयल देख लो उसमें क्या लिखा है, IV है कि IM है। जो भी है TDS तक अपन दे सकते हैं, मैक्सिमम डोज है। चाहे अगर BD भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्निया नहीं है तो। स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड का कोई डोज नहीं होता है। डेक्सामेथासोन कितना भी दे सकते हैं, हमने इसको 100 मिलीग्राम तक दिया, मतलब 12.5 एम्प्यूल
12.5 एम्पूल इन इन्फ्यूजन, उसमें जाता है वो पल्स थेरेपी में जाता है 12.5 एम्पूल। इसका कोई एक्सटेंडेड डोज नहीं है, आपको डोज कितना देना अपने हिसाब से डोज कर लो। सबसे मैक्सिमम अपन का यही दिया है 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम जो है टोटल एनएस में मिला के आप इन्फ्यूजन दे दो इसको। ये मैक्सिमम डोज अभी तक दिया है हमने डेक्सा का। इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है ज़्यादा देने पे भी। डेरिफाइलिन ज़्यादा दोगे तो उसको टैकीकार्डिया हो जाएगा। पेरिनोम ऑनडेम सिम्पटम ज़्यादा देने से ये है कि टीडीएस से ज़्यादा दोगे तो उसको कोई इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इंजेक्शन ट्रेमाडोल का भी कोई ऐसा डोज नहीं है, 6 अवर ही दे सकते हैं। आईए में आपको उसको आईवी देना है तो यूजुअली अपन इन्फ्यूजन प्रेफर करते हैं। इन्फ्यूजन 100 ml एनएस में या फिर 500 ml एनएस में दे दो। 6 अवर से ज़्यादा जल्दी देने का काम नहीं है इसका। ट्रेमाडोल के बाद आते हैं इंजेक्शन डायज़ेपाम। डायज़ेपाम आता है जो 1 एम्पूल आता है। 1 एम्पूल डायरेक्टली आईवी कभी नहीं देते इसको जब भी देते हैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके देते हैं। जैसे 1 एम्पूल है उसका जो 1 ml है 1 ml को 5 ml में डाइल्यूट कर लो। उसको 1 ml में 5 ml डाइल्यूट करके 1 ml आप पुश कर सकते हो उसको। इसको अगर आईएम देना है तो आप कंपोज डायरेक्टली दे सकते हो, लेकिन अगर आईवी दे रहे हो आईवी डायरेक्टली मत दो, पेशेंट बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। कई बार थोड़ा बहुत उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। अगर कोई सीओपीडी का पेशेंट है या फिर ऐसा पेशेंट है जिसको डिस्निया बहुत ज्यादा हो रहा है, सीसीएफ में है, तो उसकी रेस्पिरेटरी ड्राइव खत्म हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को अपन को उसको डायरेक्टली नहीं देना है, डाइल्यूट करके। अगर पेशेंट बहुत ही ज्यादा एनर्जी से बहुत ज्यादा चेक आउट कर रहा है तो 1 ml इसको डाइल्यूट कर लो। गूंजने लगी आवाज, खोल दो उसको थोड़ा सा बस। 1 ml 5 ml में डाइल्यूट करके 1 ml उसको लेते जाओ। देखो सेडेशन कितना आ रहा है, उसके हिसाब से अपन आगे डोज बढ़ा सकते हैं। फ्लूइड का कोई डोज थोड़ी होता है। फ्लूइड तो अपने हिसाब से अल्टर करना है, अपने हिसाब से मैनेजमेंट करना है उसका। किस चीज को किस पेशेंट को कैसे देना उसको डिपेंड कुछ किसी रहती है ना सर जिसमें फ्रूट्स दे मतलब बहुत कम देते हैं सीसीएफ। तो पेशेंट को फ्लूइड क्या देना है। फ्लूइड इसको आपको अगर कोई 2 चीजें हैं फ्लूइड में। सबसे पहले कोई भी डिस्निया का पेशेंट है तो उसको फ्लूइड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज नहीं देना है। डिस्निया क्योंकि अपन को सीओपीडी के कारण हो सकता है पहला, दूसरा कार्डियक पेशेंट हो सकता है सीसीएफ, तीसरा हो सकता है किडनी पेशेंट, तो चौथा हो सकता है एनीमिया पेशेंट। जो कॉमन कॉज होते हैं ये 4 होते हैं डिस्निया के। ये चारों कॉज जो ऐसे हैं जिसमें फ्लूइड नहीं देना रहता, आपको अवॉइड करना पड़ता है। फ्लूइड देंगे तो उसको बढ़ जाएगा। तो जब तक आपको डिस्निया का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चल जाता तब तक तो उसको देनी नहीं है। इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया एकदम से सांस फूलता हुआ आ रहा है तो उसको एक बात ध्यान में रखो कि अगर सांस फूल रही तो उसको फ्लूइड किसी भी कंडीशन में नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे कई बार हो जाता है कि पेशेंट के अटेंडेंट थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तो अपन ये कर सकते हैं कि उसे एक वेन फ्लॉन डाल के 100 ml एनएस का ड्रिप लगा दें, कुछ एंटीबायोटिक उसको डाल दें। तो ये एक रहता है कि 100 ml एनएस तो फिर भी सेफ रहता है, कहीं से कोई नहीं होगा। अगर 500 ml कहीं किसी भी कंडीशन में नहीं लगाना जब तक कि डिस्निया का कॉज न बदल जाए। कई बार पेशेंट को सीवियर सेप्सिस होती है, उसमें भी डिस्निया होता है। बहुत सारी अदर कंडीशन जिसमें अपन को फ्लूइड लगाना पड़ता है, लगाना इंडिकेटेड होता है। लेकिन ज्यादा कंडीशन में ऑलमोस्ट 95% तक जो केसेस होते हैं उसमें डिस्निया में फ्लूइड नहीं देना रहता है। हाइपरटेंशन में पेशेंट हाइपरटेंसिव डिस्निया है, हाइपरटेंशन पेशेंट है, हाइपरटेंशन में फ्लूइड दे सकते हैं। हाइपरटेंशन में फ्लूइड का कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं कंट्राइंडिकेटेड हो। फ्लूइड अलग है, फ्लूइड इंटरवेस्कुलर वॉल्यूम के लिए होता है। अब पेशेंट डायरिया हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, हाइपरटेंशन तो फ्लूइड तो देना ही पड़ेगा उसको, वैसा कैसे भी कितना ही बीपी बढ़ा हुआ हो, डिहाइड्रेटेड है वो। तो ये डिस्निया का याद रखो, डिस्निया वाले पेशेंट को और चेस्ट पेन वाले पेशेंट को, 2 ऐसे पेशेंट हैं उन लोगों को कभी भी अपन को फ्लूइड नहीं देना है जब तक कि अपन को एग्जैक्ट रीजन पता ना चल जाए डिस्निया और फ्लूइड, ठीक है। और चलो ठीक है, आज के लिए